Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and we are continuing motion in a straight line. And in this part 8 lecture, I will explain equations for uniformly accelerated motion. Actually, I will explain the derivation for equations for uniformly accelerated motion. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बेसिकली थ्री इक्वेशंस है और उन इक्वेशंस का विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह से उन्हें डेराइव किया जाए, आज इस लेक्चर में हम बहुत आसानी से उसे देखने वाले हैं और बहुत ही बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका। सो इक्वेशंस को डेराइव करने से पहले कुछ कंसिडरेशन ले लेते हैं। So let a particle be moving with the uniform acceleration a along the straight line with the initial velocity u. Let v be the velocity of the particle after the time t. ठीक है, सपोज कोई पर्टिकुलर पार्टिकल है, उसने अपनी एक पोजीशन से चलना शुरू किया। जब ये पार्टिकल चल रहा था तो डेफिनेटली धीरे धीरे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती जा रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसके वाई एक्सिस पर वेलोसिटी डिफाइन हो रही है और एक्स एक्सिस पर टाइम डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि जिस तरह से टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होती जा रही है, वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होती जा रही है। वेलोसिटी में कांस्टेंट इंक्रीमेंट जो है वो डिफाइन कर रहा है चेंज इन द वेलोसिटी को, और डेफिनेटली चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कहलाता है एक्सेलरेशन। यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो कांस्टेंट चेंजेस हैं। इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जितने चेंजेस थे नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम में उतने ही चेंजेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हैं? पॉजिटिव चेंजेस। इट मीन्स कि वेलोसिटी की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है। इट मीन्स कि वेलोसिटी में जो होने वाले चेंजेस हैं वो पॉजिटिव हैं। डेफिनेटली इस पर्टिकुलर चेंज इन द वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट होगा वो डिफाइन करेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन को। और ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है पूरी तरह से। लगातार जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक जो कंसिडरेशन हमने लिया है कि सपोज एट टाइम t इक्वल टू 0 पर किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी u थी और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t के बाद, इट मीन्स एट द टाइम इंस्टेंट t, जो उस पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी इंक्रीज़ होते होते कितनी हो गई? वो डेफिनेटली हो गई v। तो यहाँ पर u होगी वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, v इज़ अ फाइनल वेलोसिटी और टाइम इंटरवल इज़ बेसिकली दिस t। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस को डेराइव करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस इंटरवल ऑफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय द AC इन फिगर। यस, आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फिगर में AC, दिस रेड लाइन आप देख सकते हैं, ये जो स्लोप वाली रेड लाइन है, ये स्लोप वाली रेड लाइन जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रही है, एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रही है। आप देख सकते हैं इसका एक सिरा जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है, दूसरा सिरा फाइनल वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, ये बेसिकली डिफाइन करेगा चेंज इन द वेलोसिटी को, और ये चेंज इन द वेलोसिटी हमें मिली है इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द बेसिक टाइम इंटरवल इन विच द वेलोसिटी चेंजेस ऑकर। ये जो लाइन है AC, दिस लाइन AC इज बेसिकली डिफाइनिंग द एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यस, दिस velocity time graph for this interval of time is represented by the AC in the figure. We know that the slope बेसिकली क्या है? ये जो पर्टिकुलर रेड लाइन है इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप इट मीन्स इसका इंक्लाइनेशन, वो हम कैसे मेज़र करेंगे? वो मेज़र करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो डेफिनेटली हम इस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन और इस स्लोप, इस पर्टिकुलर रेड लाइन के बीच का जो एंगल होगा ये डिफाइन करेगा इस लाइन AC का स्लोप, जो डिफाइन हो रहा है इस एंगल थीटा से। अब इस एंगल थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें पता है बेसिकली अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में
This UD is basically the base and this CD is basically the perpendicular। तो हमें ये दो जो लाइन्स है, ये जो दो साइड्स है इस ट्रायंगल की, ये हमें नोन है, वेल नोन है। जिस तरह से हम देख सकते हैं, ये जो लाइन होगी, ये जो साइड होगी वो डिफाइन होगी इंटरवल टी से, और ये वाली जो लाइन होगी दिस परपेंडिकुलर बेसिकली विल बी डिफाइंड बाय द चेंज इन द वेलोसिटी v माइनस u से। सो वी नो दैट द स्लोप टेन थीटा करेक्ट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पर हमें दो साइड्स ट्रायंगल की पता है। द फर्स्ट वन इज़ अ परपेंडिकुलर एंड द अनदर वन इज़ बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करता है टेन थीटा को। सो डेफिनेटली यहाँ पर हम जो कंसिडरेशन लेंगे वो लेंगे टेन थीटा का। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर द टेन थीटा ऑफ द वीटी ग्राफ गिव्स एसेलरेशन ए। मैं बता चुका हूँ कि बेसिकली ये जो स्लोप वाली लाइन है ये डिफाइन कर रही है एसेलरेशन को। तो डेफिनेटली यहाँ पर टेन थीटा जो होगा वो होगा सी डी डिवाइडेड बाई ए डी, सी डी डिवाइडेड बाई ए डी। क्लियर। सो यहाँ पर आपने वैल्यू पुटअप की सी डी की वैल्यू, यहाँ पर सी डी की वैल्यू है वी माइनस यू, यहाँ पर आपने पुटअप किया वी माइनस यू। ए डी की वैल्यू है टाइम इंटरवल टी, यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं टाइम इंटरवल टी। सो और टेन थीटा बेसिकली डिफाइन कर रहा है एसेलरेशन को, क्योंकि स्लोप डिफाइन कर रहा है एसेलरेशन को। फाइनली हमने यहाँ पर वैल्यू पुटअप की, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे आप इधर शिफ्ट कीजिए, इधर ट्रांसफ़र कीजिए, और फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर आपको जो रिलेशन मिल रहा है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन मिल गया, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यस, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिकली दिस ऑब्टेन्ड इक्वेशन इज अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। We can use this equation as a formula for particle moving with the constant acceleration. Yes, हम इस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, सो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इक्वेशन। सो लेट अस कंसिडर द सेकंड इक्वेशन। चलिए सेकंड इक्वेशन को भी डेराइव कर लेते हैं हम लोग। सो सेकंड इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर हम इस फिर से ग्राफ को देखें, सो ये ग्राफ हमें डिफाइन कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम लोग बात करें, सो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व जो होगा, ये वाला हिस्सा, दिस वन, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ये जो एरिया अंडर द कर्व होगा इसका, ये वाला, ये डिफाइन करेगा डिस्प्लेसमेंट एक्स को। ये एरिया अंडर द कर्व डिफाइन करेगा डिस्प्लेसमेंट एक्स को। एज वी नो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर यहाँ से मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहूँ, सो हम इजीली लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टी इज इक्वल्स टू एक्स। इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेसिकली वेलोसिटी जो डिफाइन हो रही है इस पर्टिकुलर ग्राफ में, दिस वन, इस पर्टिकुलर स्लोप के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ तो वेलोसिटी डिफाइन हो रही है ये वाली, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, इस पर्टिकुलर लाइन से। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि जो वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल एक्सिस है, ये डिफाइन कर रहा है वेलोसिटी को, और टाइम डिफाइन कर रहा है बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। और अगर मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, डेफिनेटली मुझे इस वर्टिकल लाइन और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा, सो आई विल गेट द एरिया अंडर द कर्व। अगर मैं इस पर्टिकुलर कर्व की दो लाइंस का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, इट मीन्स आई एम गेटिंग द एरिया अंडर द कर्व। सो ये जो एरिया अंडर द कर्व होगा ये डिफाइन करेगा डिस्प्लेसमेंट एक्स को। So the area under the VT graph, velocity time graph, gives the displacement for the particle. Let the particle placed at the origin start moving along the x-axis. ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया, सपोज पार्टिकल जो था वो ओरिजिन के अक्रॉस था और उसने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट शुरू कर दिया है, और सपोज एक टाइम इंटरवल t के बाद इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x. So let the time t its position coordinate be x. Therefore, the displacement for the particle at the time t is x. Hence, we can write the following.
सो हम लिख सकते हैं बेसिकली एरिया अंडर द कर्व कितना होगा, ये जो एरिया अंडर द कर्व है दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, दिस इज द एरिया। इस पर्टिकुलर कर्व के अंदर का जो एरिया होगा वो डिफाइन होगा, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। दिस इज द ट्रेपोजाइड, आप देख सकते हैं दिस क्वाड्रिलेटरल बेसिकली द ट्रेपोजाइड। सो दिस ट्रेपेजॉइड यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो क्या होगा, इसका एरिया होगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय हम देख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाय ओ ए प्लस सी ई। दिस ओ ए प्लस सी ई इट मीन्स इसकी दोनों जो पैरेलल साइड्स है इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। कितना आसान है, इन दोनों पैरेलल साइड्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस लाइन दिस ओ ई। हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से। सो x इज इक्वल टू एक्स क्या डिफाइन कर रहा है बेसिकली एरिया अंडर द कर्व, और ये होगा डिस्प्लेसमेंट। सो इट हैज़ बिकम द हाफ ओ ए प्लस सी ई, ओ ए प्लस सी ई मल्टीप्लाइड बाय ओ ई। सो फाइनली हमें ये मिल गया। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुटअप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ओ ए है दिस ओ ए, ये ओ ए डिफाइन कर रहा है यू को, ओ ए डिफाइन कर रहा है यू को। दिस सी ई जो डिफाइन कर रहा है वो डिफाइन कर रहा है वी को, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो डिफाइन कर रही है वी को। सो यहाँ पर हमारे पास मिल गया u प्लस वी। और ओ ई, दिस ओ ई इज़ बेसिकली डिफाइनिंग द टाइम इंटरवल t को। सो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया टाइम इंटरवल t से। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे सो फाइनली क्या होगा, अब हम इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट अभी हमने कैलकुलेट की है इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, यहाँ पर हमने v इज इक्वल्स टू कैलकुलेट किया है u प्लस ए टी। ठीक है, सो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे v की जगह u प्लस ए टी। ठीक है, इस तरह से। और फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए u प्लस यू हो गया 2u, ए टी एज इट इज़, टी एज इट इज़, हाफ एज इट इज़। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हाफ का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा बेसिकली u, और ये t का मल्टीप्लिकेशन हो गया ut। अगेन इस हाफ का ए टी के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा। सो इट हैज़ बिकम द हाफ ए टी, और ये वाला t हाफ ए टी स्क्वायर। सो फाइनली हमें जो सेकंड इक्वेशन मिल रही है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन की, वो कुछ इस तरह से है x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन सेकंड। It is the second equation of uniformly accelerated motion. We can use this equation as a formula for particle moving with the constant acceleration. Definitely इस इक्वेशन का हम यूज़ कर सकते हैं उस पार्टिकल के लिए जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है। क्लियर? इट मीन्स कि अगर हमें किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पता है, उसका एक्सेलरेशन पता है, तो हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, एक्स की पोजीशन क्या होगी, हम कैलकुलेट इस इक्वेशन से कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करते हैं, तो इसको डेराइव करने के लिए बेसिकली दो तरीके हैं। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द टाइम टी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इन द सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमने कैलकुलेट की है, अभी क्या कैलकुलेट की थी फर्स्ट इक्वेशन सी वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इस इक्वेशन से अगर टी हम कैलकुलेट करें तो टी कैलकुलेट कर सकते हैं वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए, ये आया टी। ठीक है, अब इस वैल्यू ऑफ टी को अगर हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें, इक्वेशन सेकंड क्या थी, इक्वेशन सेकंड थी x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस सेकंड इक्वेशन में अगर आप t की वैल्यू को पुट कर दें, सो डेफिनेटली यहाँ से आप इक्वेशन नंबर थर्ड को डेराइव कर सकते हैं। सो टू गेट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन सब्स्टिट्यूट द टाइम t कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इन द सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप या फर्स्ट मेथड हाउ वी कैन कैलकुलेट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी हैव द अनदर method to calculate the equation of motion, that is the third equation of motion basically. So क्या होगी अल्टरनेट अप्रोच, वी कैन स्क्वायर द फर्स्ट इक्वेशन एंड प्रोसीड एज फॉलोज। ठीक है, आप फर्स्ट इक्वेशन जो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए तो डेफिनेटली यहाँ से भी आप इक्वेशन थर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं मोशन की। सो आपने क्या स्क्वायर किया, स्क्वायर कर दीजिए तो इट हैज़ बिकम द वी स्क्वायर, और यहाँ से ये हो जाएगा स्क्वायर। सो ये भी हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू प्लस ए टी
का फुल होल स्क्वायर यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। यू स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देते हैं। यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ यू इंटू ए टी। सो यहाँ पर ही हमारे पास एक फार्मूला आ गया। अब यहाँ से देखिए हमने इसको प्रोसीड किया, 2a यहाँ से कॉमन निकाल लिया इस पर्टिकुलर पोर्शन से। सो यहाँ क्या बचा, ओनली यू टी, और यहाँ पर बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और देखिए अभी इक्वेशन सेकंड हमने देखा है। इक्वेशन सेकंड में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिफाइन करता है एक्स को। दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन पुट दिस एक्स इंस्टेड ऑफ द यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2ax। यहाँ पर हम देख सकते हैं इट हैज़ बिकम द वी स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax. So it is a third equation of uniformly accelerated motion. We can use this as a formula for particle moving with the constant acceleration. It is only a scalar equation. हमें याद रखना है ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड आई है ये कैसी है, स्केलर इक्वेशन है। इट इज़ अ स्केलर इक्वेशन, इट इज़ अ स्केलर इक्वेशन। ठीक है, जबकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो थी वो थी वेक्टर इक्वेशन। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर द वेक्टर इन नेचर। सो to derive the equation for motion here we have assumed that the particle is at x equal to 0. हमने assumption लिया था कि पार्टिकल जो था वो ओरिजिन पर था, x equal to 0 पर था, और उस वक्त टाइम जो था वो t equal to 0 था। If the position coordinate of the particle is x0 at the time t equal to 0, then these equation of motion can be written as, हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस इक्वेशंस को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 0 पर हमने कोऑर्डिनेट्स को शो किया है x0 से, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, देन x इज इक्वल टू x0 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा है x0 भी, क्यों, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पर हमने x की वैल्यू 0 मानी है। सो वी कैन राइट x0 है। So and the third equation belongs to the v square equals to u square plus 2a x minus x0. Yes, this has become the x minus x0. Why it is x minus x0? It means कि आपने यहाँ पर x0 को 0 कंसिडर किया हुआ है एट द टाइम इंस्टेंट t इक्वल टू 0 पर। सो यहाँ पर हम इसे पुट कर सकते हैं। ये इक्वेशंस कारगर साबित होगी अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए भी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, उस वक्त भी ये इक्वेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंटली साबित होगी आपके लिए। सो इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन को हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर पाए हैं, डेराइव कर पाए हैं विद द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। सो इसे 2 से 3 बार एटलीस्ट और देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू, थैंक्स अगेन। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।